साहित्य अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सामान्य हिंदी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस भी परीक्षा में सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, मददगार साबित होगी। तो शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। प्रश्न नंबर 1, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो आप सभी को पता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। या कहीं कभी कभी प्रश्न में दे दिया जाता है लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला ही कहते हैं। जो लिपि चिन्ह होते हैं हमारे, वे भी एक प्रकार से हमारे वर्ण ही होते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को बोल दिया जाए या लिपि चिन्हों के जो है व्यवस्थित समूह को बोल दिया जाए तो दोनों का आंसर हो जाएगा हमारा वर्णमाला। वर्णमाला कहते हैं। तो किसी भी प्रकार से प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। एक एक तथ्य को जो है, एक एक टॉपिक को आपको समझ के साथ करते हुए आगे बढ़ना है। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी है? तो कंठ से बोली जाने वाली कंठ्य ध्वनियाँ होती है। तो क और ख इनमें से कंठ्य ध्वनियाँ है। स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? तो स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन पूछा हुआ है तो आंसर हो जाएगा हमारा ड और ढ। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा है? तो इनमें हमारा अल्पप्राण वर्ण कौन सा माना जाता है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा क और क, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर जो है, पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर हमारा वर्ण, भाई अक्षर नहीं वर्ण, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण हमारा जो है अल्पप्राण होता है। और जो दूसरा और जो चौथा वर्ण होता है वे हमारे जो है महाप्राण होता है। वर्णमाला के अंतर्गत जो ये हमारे वर्ण है क, ख, ग, घ, ड़, तो ये इनमें जो पहला और तीसरा वर्ण होगा वो हमारा अल्पप्राण कहलाएगा और जो दूसरा और चौथा वर्ण होगा वो हमारा महाप्राण कहलाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। और कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास करते हुए ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जितने भी हमारे PYQ में पूछे गए सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न हैं हम सभी को करेंगे। एलुसेंट बुक की पुस्तक को आधार बना करके हमने इन प्रश्नों को लिया है। तो देख लेते हैं आगे। निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? तो इसमें नासिक्य व्यंजन हमें बताना है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, अण। बढ़ते हैं आगे। ए, छोटा ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ये दोनों वर्ण हमारे क्या कहलाते हैं ये आपको बताना है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा कंठ्य तालव्य वर्ण है ये। बढ़ते हैं आगे। हिंदी वर्णमाला में अ योग व वर्ण कौन से होते हैं? तो अ योग व वर्ण हमारे जो होते हैं वे होते हैं डी, हमारा आंसर हो जाएगा अ और अंग है। ये हमारे जो अ योग व वर्ण होते हैं। अ का मतलब होता है भाई नहीं, और योग का मतलब होता है योग, यानी कि अयोग वह, यानी कि जब हम इन वर्णों को दोनों जगह प्रयोग करते हैं, ये कहीं पर भी हम, एक सेकेंड, ये दोनों वर्ण हमारे होते हैं ऐसे कि इन दोनों वर्णों को हम कहीं पर भी रख देते हैं, कहीं एक जगह टिक कर हम इनको शामिल नहीं कर सकते। ना कि हम ये कह सकते हैं ये केवल स्वर है, ना ही हम ये कह सकते ये केवल व्यंजन है। ये व्यंजन और स्वर दोनों में ही शामिल होते हैं, इसीलिए हमने इनको अ योग व कहा है। तो ये अ योग व वर्णों में आते हैं, अ और अंग है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर, देख लेते हैं 9। निम्नलिखित में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? तो द्वित्व व्यंजन हमें बताना है कौन से शब्द में है। पुणे, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। तो इनमें से द्वित्व व्यंजन कौन से शब्द में है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा दिल्ली, क्योंकि एक वर्ण जब दो बार आ जाए तो वो होते हैं हमारे द्वित्व व्यंजन। ना कि अगर आप ये मान करके चलोगे कि अगर जिसमें
आधा वर्ण आ जाएगा वो हमारा द्वितीय व्यंजन नहीं होगा, क्योंकि एक वर्ण जब 2 बार आ जाएगा तो वही हमारा द्वितीय व्यंजन हो जाएगा, उत्साह नहीं होगा, दिल्ली होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10, श है कौन से व्यंजन है? तो ये तीनों व्यंजन कौन से हैं? ये जो है संघर्षी व्यंजन है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? तो नवीन विकसित ध्वनियाँ इनमें से कौन सी है ये बतानी है आपको। तो ख और ग हमारी नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो घोष जो है इनमें वर्ण कौन सा माना जाता है? ख, च, मैं और ठ। घोष और अघोष ये 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। तो घोष वर्णों में कौन से वर्ण शामिल होते हैं ये आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत हमारा आ जाएगा मैं हमारा इसमें घोष वर्ण है। घोष वर्ण यानी कि जो हमारे बाद के 3 वर्ण होते हैं, वे हमारे जो हमारे बाद के 3 वर्ण हो गए भाई, वे घोष वर्ण हो गए। जैसे कि प, फ, ब, भ और मैं। तो इनमें जो है मैं होगा हमारे बाद वाले वर्णों में होगा, बाद के 3 वर्णों में। और अन्य जो वर्ण हम देखेंगे तो ये जो है क, ख दूसरे नंबर, ख दूसरे नंबर पर आ जाएगा, च पहले नंबर पर आएगा, और जो ठ है जो ठ ये दूसरे नंबर पर आएगा। तो इस प्रकार से जो है हमारा तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण होता है वो हमारे होते हैं घोष वर्ण। और सभी के सभी स्वर भी जो हमारे घोष वर्णों में ही शामिल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, घोष वर्ण में ही शामिल हो गए सभी स्वर। बढ़ते हैं आगे। जो जितने भी हमारे स्वर है और जो य, र, ल और व अंतस्थ व्यंजन भी हमारे घोष में ही शामिल हो गए, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगले प्रश्न पर हम देखते हैं तो कौन सा अमानक वर्ण है? तो इनमें अमानक वर्ण हमें बताना है कौन सा अमानक वर्ण है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा, आपको ये दिखाई दे ही रहा होगा, ये इस तरह से जो वर्ण लिखा हुआ है प, तो ये हमारा अमानक वर्ण माना जाता है। तो और अन्य जो वर्ण है हमारे ये सभी मानक वर्ण है, वह इस प्रकार से मानक होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा क, ख, ज, फ ध्वनियाँ किसकी है? तो ये अरबी फारसी की जो ध्वनियाँ मानी जाती है, जिसके नीचे जो ये नुक्ता लगा हुआ होता है, इस बिंदु को हम नुक्ता कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, एक सेकंड भाई, फ़ोन की बैटरी आई हो, क्लास पूरी नहीं हो पाएगी आज, शायद ध्यान नहीं दिया मैंने, तो इसके लिए मैं पहले ही बोल देती हूँ, अगर बीच में कट भी जाए तो मैं माफ़ी चाहूँगी। देखते हैं जितनी होगी क्लास कितनी हो पाएगी। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो आप सभी को पता है हिंदी में जो मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है, 52। बढ़ते हैं आगे। श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो अक्षय जो ध्वनि है वो किसके अंतर्गत आती है? ये एक प्रकार से जो संयुक्त वर्णों के अंतर्गत आती है। उसके बाद देख लेते हैं हिंदी शब्दकोश में अक्षय क्रम किस वर्ण के बाद आता है? जो हिंदी शब्दकोश में जो अक्षय वर्ण है वो किस वर्ण के बाद आता है, ये आपको बताना है। तो क के बाद आएगा अक्षय। उसके बाद देख लेते हैं, क्योंकि क श प्लस ऐसे मिला होता है, ये एक संयुक्त वर्ण है। कई बार जो है ये पूछा भी जाता है ये किन किन वर्णों से मिल कर के अक्षय बना हुआ है। तो अक्षय जो ये वर्ण है ये इन 3 वर्णों से मिलकर बना हुआ है, 2 ये व्यंजन है और 1 ये स्वर। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा अज्ञेय वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो जय बोलते हैं हम, तो ये जो वर्ण है ये किन के सहयोग से मिलकर बना है भाई? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ज। तो ये ज से बना हुआ है। बढ़ते हैं आगे। अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण इनमें से अभी में हमने पढ़ा था, अघोष और जो सघोष होते हैं। अघोष पहले के जो 2 वर्ण होते हैं उन्हें हम अघोष कहते हैं। ए जो हमारा स्वर है तो सघोष में आएगा, च, छ, ज हमारे घोष में आ जाएगा,
पैप है, ये जो है भी नहीं होगा, श हमारा जो है अघोष में आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। श वर्ण जो है अघोष वर्ण है। घ का उच्चारण स्थान बताइए। तो घ का उच्चारण स्थान कौन सा माना जाता है? तो घ का उच्चारण स्थान है हमारा कंठ है। क ख ग घ, तो ये हमारे कंठ उच्चारण में आते हैं। तो इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो ये पूछा हुआ है। तो संयुक्त व्यंजन इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। अभी हमने पढ़ा था ग के बारे में। तो जो ये है ज और यहाँ से बना हुआ है ग। बढ़ते हैं आगे, ये संयुक्त व्यंजन है। और बाद के वर्ण में अगर आप हलंत लगा के करोगे तो आप उसको अलग लिखना पड़ेगा। अगर हलंत हटा दोगे, जैसे कि अक्षय को हम इस प्रकार से लिखते हैं प्लस ए, अगर ये जो है अक्षय का संयुक्त वर्ण होते हैं, अगर आप इसमें हलंत ही हटा दोगे यहाँ से, ये आपको हलंत यहाँ पर अगर हटाकर लिख दोगे तो ये केवल ये लिख, तो इस ए को हम हटा देंगे। तो कहीं कहीं आपको भाई ये भी सही है, ये नहीं है कि ये सही नहीं है। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, एक सेकंड भाई, गह का उच्चारण स्थान हमने देख लिया। इनमें संयुक्त व्यंजन भी हमने देख लिया। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो दंत कौन सा उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, एक सेकंड भाई, आंसर हो जाएगा हमारा डी, ट। ट वर्ण जो है उच्चारण की दृष्टि से दंत के वर्ग के अंतर्गत नहीं आता। त, न, द ये सभी आते हैं। बढ़ते हैं आगे। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है वे होते हैं हमारे एकारांत। एकारांत, आकारांत, ओकारांत, इस प्रकार से जो इस ध्वनि की जो जिस वर्णों की या फिर जो जिस वाक्य की ध्वनि जिस वर्ण से हमारी ख़त्म होती है, जैसे किसी अगर ए से समाप्त होती है तो हम आकारांत शब्द कहते हैं, और ओ से समाप्त होगी तो हम ओकारांत कहेंगे। बढ़ते हैं आगे। श वर्ण किसके योग से बना है? तो श वर्ण आप सभी को मैंने आपको बताया है अभी, तो क और अक्षय से बना है श वर्ण। तो इस प्रकार से अगर इसमें अगर अक्षय में श में भी जो है हलंत लगा दिया जाए तो प्लस में हमें ए भी करना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या है? तो हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत स्वरों की जो संख्या है वो हमारी कितनी है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 13। कुल स्वरों की संख्या पूछ ली जाए तो 13। अगर ये पूछ ली जाए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो हम केवल 11 को ही मानेंगे, क्योंकि 2 हमारे जो ये अयोग व वर्ण आ जाते हैं, ये हम जो है वर्णों में भी शामिल करते हैं और